नमस्कार। आज हम इतिहास की कह सकते हैं एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां एक महान सभ्यता सिंधु घाटी उसके अस्त होने के बाद एक नई सुबह हो रही थी। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें उस दौर में ले जाती है जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। भारतीय इतिहास में लौह युग की शुरुआत का समय, है ना? बिल्कुल। तो इस सामग्री के जरिए हमारा मकसद है वैदिक काल की एक साफ तस्वीर बनाना, खासकर ये समझना कि ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, शायद उनका शुरुआती जीवन कैसा था, और फिर कैसे समय के साथ, खासकर वो लोहे की खोज के बाद, उनकी अर्थव्यवस्था, समाज, राजव्यवस्था, इसमें कैसे गहरे बदलाव आए। तो चलिए इस फैसिनेटिंग कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक दिलचस्प मोड़ से। देखिए, लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है और उसके बाद करीब 200 सालों का एक ऐसा दौर आता है जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। एक तरह का, क्या कहते हैं, अंधेरा युग कह सकते हैं उसे। 200 साल, ये तो काफी लंबा समय है। फिर क्या हुआ? हाँ, और फिर लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमें उसी उत्तर पश्चिमी भारत के इलाके में, जहां कभी सिंधु सभ्यता फली फूली थी, एक नई संस्कृति के निशान मिलने लगते हैं। ये लोग थे आर्य। और यहीं से वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, और इसे वैदिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पूरे काल को समझने का हमारा मुख्य स्रोत वेद है। जो उस समय रचे गए पवित्र ग्रंथ हैं। अच्छा, तो वेदों से हमें इस काल की जानकारी मिलती है, और ये भी कि ये भारतीय इतिहास में लौह युग की शुरुआत थी। हाँ, तकनीकी रूप से देखें तो ये लौह युग की शुरुआत है, लेकिन एक छोटा सा पेच है इसमें। अच्छा। लोहे की खोज और उसका व्यापक इस्तेमाल वो दरअसल वैदिक काल के बीच में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। अच्छा, बीच में। हाँ, और यकीन मानिए इस एक खोज ने आने वाले समय में सब कुछ बदल के रख दिया। हम इस पर आगे बात करेंगे। दिलचस्प। तो क्या ये पूरा वैदिक काल जो करीब 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ एक जैसा ही था, या इसमें भी अलग अलग चरण थे? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये एक जैसा नहीं था। इतिहासकार इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, और इन दोनों के बीच का जो विभाजन बिंदु है वो वही महत्वपूर्ण साल है 1000 ईसा पूर्व, जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। बिल्कुल। तो पहला चरण है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। इस दौर की जानकारी का हमारा सबसे बड़ा, बल्कि कह सकते हैं लगभग एकमात्र साहित्यिक स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, और इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति में रचे गए भजन या प्रार्थनाएं हैं। सूक्त कहते हैं इन्हें। ओके। और दूसरा चरण है उत्तर वैदिक काल। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के बारे में हमें बाकी के 3 वेदों से जानकारी मिलती है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा। और साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। इन सब से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। आपने कहा ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल का है। हाँ। लेकिन उसकी जानकारी, ये कैसे संकलन बाद में हुआ क्या? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई। हाँ। लेकिन उसे लिखा या संकलित बाद में किया गया उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में। अच्छा। उससे पहले सदियों तक ये ज्ञान कंठस्थ था, गुरु शिष्य परंपरा के जरिए मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। कमाल है ना? ये अपने आप में कमाल की बात है कि इतना विशाल ज्ञान बिना लिखे कैसे संरक्षित रखा गया। वाकई कमाल है। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण मोड़ पर, 1000 ईसा पूर्व। आपने कहा कि लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया। कैसे? ये इतनी बड़ी बात क्यों थी? देखिए, उस समय तक तांबे और कांसे का इस्तेमाल तो होता था। हाँ, लेकिन ये धातुएं न तो बहुत मजबूत थीं और न ही आसानी से मिलती थी। लोहा इनसे कहीं ज्यादा मजबूत था। जब लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे को गलाने और उससे औजार बनाने की तकनीक विकसित हुई तो उसने क्रांति ला दी। अच्छा। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को काटना आसान हो गया, खासकर गंगा यमुना के विशाल मैदानों के जंगल, जो उस समय घुसना मुश्किल था जिनमें। और लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई संभव हुई, जिससे खेती की पैदावार बढ़ी।
ओहो, तो इसका मतलब है कि लोहे ने खेती के लिए नए इलाके खोल दिए बिल्कुल, और खेती को ज्यादा फायदेमंद बना दिया। एकदम सही। इसने आर्यों को पूरब की ओर गंगा के मैदानों में फैलने में मदद की। कृषि का विस्तार हुआ, अर्थव्यवस्था बदली, और जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो समाज और राजनीति भी उससे अछूते नहीं रहते। इसीलिए 1000 ईसा पूर्व को हम एक विभाजक रेखा मानते हैं, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच का निर्णायक मोड़। अच्छा, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये समझना वाकई जरूरी है। अब उस सवाल पर आते हैं जो हमेशा चर्चा में रहता है, ये आर्य आखिर थे कौन और कहाँ से आए थे? इस पर तो बहुत सारे अलग अलग मत हैं, है ना? हाँ, ये भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद सवालों में से एक है, और इस पर इतिहासकारों और विद्वानों में लंबे समय से बहस चलती आ रही है। कोई एक, क्या कहते हैं, सर्वसम्मत जवाब नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जैसे? कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं? जैसे प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने भाषा के अध्ययन के आधार पर कहा कि वे मध्य एशिया या दक्षिणी रूस के घास के मैदानों मतलब स्टेपीज से आए थे। सर विलियम जोन्स जैसे कुछ शुरुआती विद्वानों ने यूरोप को उनका मूल स्थान बताया। अच्छा, भारत में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वेदों में वर्णित खगोलीय स्थितियों की गणना करके तर्क दिया कि वे आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक, वाह। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि उनका मूल स्थान तिब्बत था। वहीं एसी दास जैसे कुछ भारतीय विद्वानों का मत था कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे, सप्त सिंधु क्षेत्र के। इतने सारे सिद्धांत, तो फिर आजकल सबसे ज्यादा किस सिद्धांत को माना जाता है और क्यों? आजकल जो सिद्धांत सबसे ज्यादा स्वीकृत है वो मैक्स मुलर वाला ही है, मतलब मध्य एशिया दक्षिणी रूस के स्टेपीज क्षेत्र वाला। हालांकि उसमें अब काफी संशोधन और बारीकियां जुड़ गई हैं। इसे मानने का सबसे बड़ा आधार भाषा विज्ञान है, लेकिन पुरातत्व और आजकल जेनेटिक्स से भी कुछ सहायक सबूत मिलते हैं। भाषा विज्ञान कैसे, ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, आर्य जो भाषा बोलते थे वो संस्कृत थी, या यूं कहें कि उस भाषा का प्रारंभिक रूप जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। संस्कृत भारोपीय इंडो यूरोपियन नामक एक बहुत बड़े भाषा परिवार का हिस्सा है। इस परिवार में यूरोप की ज्यादातर भाषाएं हैं ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, और ईरान तथा भारत की कई भाषाएं जैसे फारसी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब शामिल हैं। अच्छा। इन सभी भाषाओं में बहुत सारी समानताएं हैं, शब्दों में, व्याकरण में, जो इशारा करती हैं कि ये सब किसी एक मूल भाषा से निकली हैं। ओके। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मूल भारोपीय भाषा को बोलने वाले लोग आज से लगभग 4000-5000 साल पहले यूरेशिया के स्टेपीज क्षेत्र में रहते थे, जो आज का यूक्रेन और दक्षिणी रूस का इलाका है। वहां से वे अलग अलग दिशाओं में फैले। एक शाखा पश्चिम की ओर यूरोप चली गई और दूसरी शाखा पूरब और दक्षिण पूरब की ओर बढ़ी। जो लोग ईरान पहुंचे वे इंडो ईरानी कहलाए, और उन्हीं की एक शाखा लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत के उत्तर पश्चिम में पहुंची, जिन्हें हम आर्य कहते हैं। अच्छा, तो भाषा की समानताएं इस प्रवास का सबूत है? हाँ, ये एक मजबूत कड़ी है। इसके अलावा देखिए, प्राचीन ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता। हाँ, सुना है। अवेस्ता और ऋग्वेद की भाषा, देवी देवताओं के नाम, जैसे अवेस्ता में अहुर हैं, ऋग्वेद में असुर हैं, अवेस्ता के यम, ऋग्वेद के यम, और धार्मिक रीति रिवाजों में कई आश्चर्यजनक समानताएं मिलती हैं, जो इन दोनों समूहों के बीच गहरे संबंध का संकेत देती हैं। अच्छा। साथ ही पश्चिमी एशिया में, मतलब तुर्की, सीरिया में लगभग 1400 ईसा पूर्व के कसाइट और मितान्नी अभिलेख मिले हैं। उनमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे वैसे ही देवताओं के नाम मिलते हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। अरे वाह! तो ये भी इस बात का समर्थन करता है कि आर्य पश्चिम से पूरब की ओर प्रवास करते हुए आए थे। ये तो काफी ठोस सबूत लगते हैं। तो जब ये आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत पहुंचे, तो उनका जीवन कैसा था? वे कैसे रहते थे, क्या करते थे? ऋग्वेद के आधार पर हम कह सकते हैं कि वे मुख्य रूप से एक पशुपालक समुदाय थे, पास्टोरल जिसे कहते हैं, और कुछ हद तक अर्धघुमंतु भी, सेमी नोमैडिक। अच्छा। उनका जीवन गायों और घोड़ों के इर्द गिर्द घूमता था। गाय उनके लिए धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा सब कुछ थी। इतनी महत्वपूर्ण कि ऋग्वेद में गविष्ठी शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। गविष्ठी, इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज, लेकिन अक्सर इसका प्रयोग युद्ध के लिए होता था। युद्ध के लिए? मतलब गायों को लेकर या गायों को जीतने के लिए अक्सर लड़ाइयां होती थीं। अरे,
मतलब गाय ही उस समय की करेंसी थी एक तरह से। बिल्कुल कह सकते हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना ही अमीर और शक्तिशाली। घोड़ा भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वे घोड़ों को रथों में जोतते थे, जिससे उन्हें आवागमन और युद्ध में बहुत तेजी और बढ़त मिलती थी। शायद यही एक बड़ा कारण था कि वे स्थानीय लोगों पर हावी हो सके। वे खेती करना जानते थे। जौ, जिसे ऋग्वेद में यव कहा गया है, जैसी कुछ फसलें उगाते थे। लेकिन खेती उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार नहीं थी, वो सेकेंडरी थी। ओके। उनका समाज कबीलाई था, ट्राइबल। सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार। कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। कई ग्राम मिलकर विश बनाते थे, जिसका प्रधान विशपति होता था। और कई विश मिलकर सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जन बनाते थे, जिसका मुखिया राजन या राजा कहलाता था। अच्छा, जन। हाँ, जन। ये राजा वंशानुगत हो ये जरूरी नहीं था। कबीले के लोग उसे चुन भी सकते थे या हटा भी सकते थे। और इस इलाके में जो लोग पहले से रह रहे थे, उनके साथ इन आर्यों के संबंध कैसे थे? क्या सब शांतिपूर्ण था? ऋग्वेद के विवरणों से तो ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ शांतिपूर्ण था। अच्छा। आर्यों का यहाँ के मूल निवासियों, जिन्हें उन्होंने दास या दस्यु कहा है, से संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में इंद्र देवता को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर? हाँ, यानी किलों को तोड़ने वाला, जो शायद इन स्थानीय लोगों के किलों या बस्तियों की ओर इशारा करता है। आर्य खुद को इन दासों दस्युओं से श्रेष्ठ मानते थे। उनके गहरे रंग, कृष्ण त्वचा, चपटी नाक, अनास, अलग भाषा, मृदुर्वाच और अलग धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लेख करते हुए, जैसे लिंग पूजा या यज्ञ न करना। तो संघर्ष था। हाँ, काफी संघर्ष था। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन है, दशराग्य युद्ध। दशराग्न्य मतलब 10 राजाओं का युद्ध? बिल्कुल, 10 राजाओं का युद्ध। ये युद्ध रावी नदी, जिसे तब परुष्णी कहा जाता था, उसके तट पर लड़ा गया था। एक तरफ थे भरत कबीले के राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक संघ था, जिसमें पुरु जैसे अन्य आर्य कबीलों के साथ साथ कुछ अनार्य कबीले भी शामिल थे। अच्छा। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई और ऐसा माना जाता है कि इसी भरत कबीले के नाम पर आगे चलकर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अच्छा, ये कनेक्शन है। हाँ, तो संघर्ष और समन्वय दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थीं, ऐसा लगता है। ये तो हुआ ऋग्वैदिक काल के जीवन। फिर आया 1000 ईसा पूर्व और लोहे की खोज। इसके बाद क्या बड़े बदलाव आए? कैसे ये पशुपालक कबीलाई समाज बदला? यहाँ पूर्व और उत्तर वैदिक काल की तुलना करना शायद मददगार होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं से असली रूपांतरण शुरू होता है। चलिए अब जीवन के अलग अलग पहलुओं पर नजर डालते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के बाद क्या बदला। सबसे पहले अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। हाँ। पूर्व वैदिक काल में जैसा हमने देखा, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन आधारित थी। हाँ। गाय ही संपत्ति का मुख्य पैमाना थी। जौ यव की खेती होती थी, पर वो गौण थी। कोई खास अतिरिक्त उत्पादन सरप्लस नहीं था। इसलिए व्यापार भी बहुत सीमित था और ज्यादातर वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम पर चलता था। अब उत्तर वैदिक काल में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। लोहा आ चुका था। लोहे के हल और कुल्हाड़ी की मदद से गंगा के मैदानों में बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करके जमीन को खेती लायक बनाया गया। अच्छा। अब कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। जौ के साथ साथ गेहूं और चावल, जिसे व्रीहि कहा गया है, प्रमुख फसलें बन गई। चावल भी आ गया। हाँ, शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में जुताई, बुआई, कटाई, खाद डालने जैसी खेती की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन मिलता है। कृष्ण के भाई बलराम का एक नाम हलधर पड़ना, हल धारण करने वाला। बिल्कुल, ये भी कृषि के बढ़ते महत्व को दिखाता है। हालांकि अभी भी कोई बहुत बड़ी व्यापारी क्रांति नहीं हुई थी, लेकिन कृषि में स्थिरता आने से कुछ अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, जिससे विभिन्न शिल्पों का विकास हुआ, जैसे बढ़ईगिरी, धातुकर्म, चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना। और सीमित व्यापार भी संभव हुआ। तांबे का प्रयोग भी बढ़ा, जो शायद राजस्थान की खेतरी खानों से आता था। अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव, पशुपालन से कृषि की ओर, इसका असर राजनीतिक व्यवस्था पर कैसे पड़ा? क्या कबीलाई ढांचा वैसा ही रहा? नहीं, वो कैसे वैसा रह सकता था? अब देखिए, राजव्यवस्था यानी पॉलिटी। पूर्व वैदिक काल में शासन की इकाई जन यानी कबीला थी। हाँ। जन राजा। राजन कबीले का मुखिया होता था। काम मुख्य रूप से कबीले की रक्षा करना, युद्ध में नेतृत्व करना। उसकी शक्तियां सीमित थीं। उसे कबीले की सभाओं, खासकर सभा और समिति की सलाह माननी पड़ती थी। सभा और समिति? हाँ, सभा संभ्रांत लोगों की परिषद थी, समिति आम लोगों की। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के समय कबीले के लोग ही लड़ते थे।
कोई नियमित टैक्स व्यवस्था नहीं थी। लोग अपनी इच्छा से राजा को बलि नाम की भेंट देते थे। बलि, ओके। विधत और गण जैसी और भी कबीलाई सभाएं थी जो महत्वपूर्ण थी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या बदला? उत्तर वैदिक काल में जन का स्थान धीरे धीरे जनपद ने ले लिया। जनपद का मतलब है जहां जन ने अपना पैर रखा, यानी एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र। अब पहचान कबीले के साथ साथ क्षेत्र से भी जुड़ गई। जैसे पुरु और भरत कबीले मिलकर कुरु जनपद बन गए। पांचाल एक महत्वपूर्ण जनपद था। ये क्षेत्रीय राज्यों के उदय की शुरुआत थी। अच्छा, राज्यों का उदय। हाँ, राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि हुई। अब राजा केवल कबीले का मुखिया नहीं, बल्कि एक निश्चित भूभाग का शासक था। उसकी सहायता के लिए अधिकारी रत्निन नियुक्त होने लगे। स्थायी सेना तो अभी भी नहीं थी, लेकिन राजा अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, जिसे भाग कहा जाता था। आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा, टैक्स आ गया। हाँ, अपनी शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाने के लिए राजा अब बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे। अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय। ये बड़े यज्ञ? हाँ, विशाल और जटिल यज्ञ। सभा और समिति का अस्तित्व तो बना रहा, लेकिन अब उनमें शायद राजाओं, राजकुमारों और ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ गया और विदत लगभग गायब हो गई। मतलब कबीलाई सहभागिता कम हुई और राजा की ताकत बढ़ी। हाँ, जब अर्थव्यवस्था और राजकाज इतना बदल रहा था, तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके आपसी रिश्ते यानी समाज पर भी तो इसका गहरा असर पड़ा होगा। निश्चित रूप से। अब आते हैं समाज यानी सोसाइटी पर। पूर्व वैदिक काल में समाज ज्यादातर समतावादी था। हालांकि आर्यों और दासों दस्यों के बीच अंतर स्पष्ट था। वर्ण व्यवस्था की जड़ें शायद यही थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, पुरुष सूक्त, जो विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस समय ये व्यवस्था कर्म आधारित और लचीली थी, जन्म आधारित और कठोर नहीं। अच्छा, लचीली थी। हाँ, परिवार, कुल, समाज की बुनियादी इकाई थी। महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता जैसी विदुषी महिलाओं के मंत्र मिलते हैं। वे यज्ञों और सभाओं में भाग ले सकती थी और उन्हें अपना जीवन साथी चुनने की भी कुछ हद तक स्वतंत्रता थी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में समाज में बहुत बड़े और स्थायी बदलाव आए। वर्ण व्यवस्था अब पूरी तरह जन्म आधारित और बेहद कठोर हो गई। कठोर हो गई? हाँ, बहुत कठोर। चारों वर्णों के काम, अधिकार, सामाजिक स्थिति सब स्पष्ट रूप से तय कर दिए गए। ब्राह्मणों को ज्ञान और कर्मकांड पर एकाधिकार और क्षत्रियों को शासन और युद्ध पर एकाधिकार का स्थान सबसे ऊपर था। वैश्यों को कृषि, पशुपालन और व्यापार सौंपा गया और उनसे कर वसूला जाता था। शूद्रों का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना था और उनकी स्थिति सबसे निम्न थी। समाज में अनेक व्यवसायों का उदय हुआ: रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, और ये भी धीरे धीरे जाति व्यवस्था के अंग बनते गए। परिवार में पिता का अधिकार बहुत बढ़ गया। गोत्र व्यवस्था का उदय इसी काल में हुआ। गोत्र? हाँ, गोत्र मतलब एक ही मूल पुरुष, पूर्वज से उत्पन्न लोगों का समूह। अपने ही गोत्र में विवाह वर्जित हो गया, एक्सोगैमी। इससे रक्त संबंधों का दायरा बढ़ा। शायद इसका एक उद्देश्य राज्य विस्तार में भी सहायक होना था। अच्छा, और महिलाओं की स्थिति? महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई। उन्हें अब सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं रही। शिक्षा के अवसर कम हो गए। उन्हें पुरुषों के अधीन माना जाने लगा। उपनयन संस्कार भी उनसे छीन लिया गया। जीवन को 4 आश्रमों में बांटने का विचार भी इसी काल में विकसित हुआ: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हालांकि यह शायद उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए ही था और पूरी तरह लागू नहीं हो पाया था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट और वर्ण व्यवस्था का इतना कठोर हो जाना, ये तो बहुत बड़े सामाजिक बदलाव थे। और धर्म के क्षेत्र में क्या हुआ? क्या पूजा पाठ, देवी देवता भी बदल गए? हाँ, धर्म और कर्मकांड में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब बात करते हैं धर्म यानी रिलीजन की। पूर्व वैदिक काल में धर्म अपेक्षाकृत सरल था। मुख्य रूप से प्रकृति की शक्तियों की पूजा पर आधारित था। प्रकृति पूजा? हाँ, आर्यों ने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों जैसे बारिश, तूफान, आग, सूर्य, भोर आदि का मानवीकरण करके उन्हें देवताओं का रूप दिया। सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, युद्ध और वर्षा के देवता, पुरंदर।
दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि, आग, मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ। हाँ, यज्ञ की अग्नि। बिल्कुल। वरुण देवता जल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था ऋत के संरक्षक थे। सोम एक पौधे के देवता थे जिसका रस यज्ञों में पिया जाता था। इनके अलावा सूर्य, उषा भोर की देवी, अदिति देवताओं की मां और कई अन्य देवी देवताओं की स्तुति की जाती थी। यज्ञ होते थे लेकिन वो सरल थे, अक्सर सामूहिक रूप से होते थे। जटिल कर्मकांड और पुरोहितों की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। तो उत्तर वैदिक में ये भी बदल गया। हाँ, उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप बहुत बदल गया। यज्ञ अब अत्यंत जटिल, लंबे समय तक चलने वाले और बहुत खर्चीले हो गए। इनमें अनगिनत पशुओं की बलि दी जाने लगी। पशु बलि बढ़ गई। हाँ, इन जटिल यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विशेष प्रशिक्षित पुरोहितों मतलब ब्राह्मणों की आवश्यकता होती थी। इसके कारण समाज में ब्राह्मणों का महत्व और प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि अब पृष्ठभूमि में चले गए। अच्छा। उनका स्थान त्रिदेवों की नई अवधारणा ने ले लिया। प्रजापति सृजनकर्ता, विष्णु पालक और रुद्र संहारक, शिव का प्रारंभिक रूप, ये प्रमुख हो गए। अब धर्म में कर्मकांड, मंत्रोच्चार, जादू टोना जिसका विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है, और बलि का महत्व बहुत बढ़ गया। हालांकि इसी दौर में उपनिषदों में एक प्रतिक्रिया भी शुरू हुई जिसमें इन यज्ञों और कर्मकांडों की निरर्थकता पर सवाल उठाया गया और ज्ञान मार्ग, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म जैसे दार्शनिक विचारों पर जोर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये लगभग 900 साल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास के लिए बेहद बुनियादी और परिवर्तनकारी रहे हैं। एक घुमंतु पशुपालक समाज से शुरुआत होकर लोहे की क्रांतिकारी खोज के बाद एक स्थिर कृषि प्रधान, जटिल सामाजिक संरचना और क्षेत्रीय राज्यों वाले समाज का विकास हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये परिवर्तन बहुत गहरा और व्यापक था। इसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय सभ्यता की नींव रखी। अर्थव्यवस्था बदली, राजनीति बदली, समाज का ढांचा बदला और धार्मिक विचारों में भी जबरदस्त उथल-पुथल हुई। ऋग्वैदिक काल की जो सापेक्षिक सरलता और समता थी, उसकी जगह उत्तर वैदिक काल में जटिलता, कर्मकांड और सामाजिक गैर बराबरी ने ले ली। खासकर वर्ण व्यवस्था का कठोर होना और महिलाओं की स्थिति में गिरावट, ये ऐसे बदलाव थे जिनके दूरगामी परिणाम हुए। वाकई, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। उत्तर वैदिक काल में जो ये कठोर वर्ण व्यवस्था और जटिल कर्मकांड स्थापित हुए, उनका हमारे समाज पर कितना स्थायी असर रहा है? क्या आज भी हम उन संरचनाओं और मानसिकता की गूंज महसूस करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और एक और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि क्या इसी बढ़ती सामाजिक जटिलता, धार्मिक कर्मकांडों और शायद बढ़ती असमानता के विरोध में ही आगे चलकर लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए सुधारवादी आंदोलनों का उदय हुआ? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये ऐसे सवाल हैं जो हमें इस दौर के महत्व को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करते हैं। निश्चित रूप से। ये वो सवाल हैं जो दिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि वो वर्तमान को समझने की कुंजी भी है। वैदिक काल ने भारतीय संस्कृति और समाज को जो रूप दिया, उसकी छाप आज भी मौजूद है और उसके बाद हुए विकास को समझने के लिए भी इस काल को जानना बेहद जरूरी है।